फिजिक्स वाला से फिर से एक बार रैंक 1 आया। पहले एनडीए नीट गेट और इस बार सीए में ऑल इंडिया रैंक 1 पीडब्ल्यू से प्योर ऑनलाइन का बच्चा है। तो सागर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत प्राउड है यार तुम पे। आप पूरे ऑनलाइन पढ़ लेते कि कोई ऑफलाइन कोचिंग भी जाते थे? ऑनलाइन पूरा। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे आज झूम झूम कर अटेंडेंस लगा दो। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। सीए वाला ने आज रैंक 1 प्रोड्यूस किया है। जिस क्लास में, जिस सीए इंटर की क्लास में तुम्हारी एंट्री होने वाली है, रैंक 1 वहां से प्रोड्यूस हुआ है दोस्तों। वेरी गुड। सीए फाउंडेशन में भी अपना वर्चस्व दिखा चुके हैं। हमसे ज्यादा टॉपर्स कहीं प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे। आप देख रहे हो सीए फाउंडेशन में जबरदस्त रिजल्ट रहता है अपना, और सीए इंटर में भी बवाल मचा दिया भाई, मजा आ गया। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी तक देखो जी, आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं क्लास स्टार्ट कर दूं तो थम्स अप कर दो पहले सारे। बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको। मैं बोलता हूं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो जितना कंटेंट तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है वो दिखाने वाले दांत हैं, पेपर में आने वाले कॉन्सेप्ट कुछ और होते हैं। जिस तरीके से हम आपको बताते हैं भाई ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप कर लिया करो, क्योंकि अभी सबूत दिखा दूंगा आपको। देखो जी, सुंदर सा कलर चूज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, राइट? इसका लास्ट लेक्चर आज। अभी तक मैं आपको न्यूमेरिकल करा चुका हूं 2 सेक्टर के, 3 सेक्टर के और 4 सेक्टर वाला कराना बाकी है। 4 सेक्टर का दोस्त बड़ा न्यूमेरिकल होता है। बड़ा न्यूमेरिकल होता है तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। 5 मिनट, कभी 7 मिनट भी लग जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के आने के एग्जाम में कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आईसीए वाले उल्लू थोड़ी बनाएंगे बच्चों का। भाई एक एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 मिनट लग रहे होंगे तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? पेपर ही नहीं होगा। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हद से तुम्हें वो 2 से 3 मिनट सोचने वाला क्वेश्चन दे सकते हैं। इससे ज्यादा टाइम नहीं तुम्हारा वहां पर परेशान करेंगे। पूरा पेपर भी तो अटेम्प्ट करना है, मानते हो? इस बात का सबूत देता हूं। पहली बार जून वाले अटेम्प्ट में ये नेशनल इनकम का चैप्टर ऐड हुआ आपके सिलेबस में। तो इसके कोई पीवाईक्यू जून अटेम्प्ट के अलावा नहीं है। जून अटेम्प्ट में 16 क्वेश्चन आए हैं। आईसीआई ने बोला 15 आएंगे, 15 नहीं 16 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। आज की क्लास का अगर मैं कंटेंट छोड़ भी दूं ना, तो भी तुम 16 के 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब इतना लप्पू पेपर आता है। बस जो मैं बोल रहा होता हूं ना अपने मुंह से, वो बातें अगर तुम सुन रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। बाकी तो तुम्हारे नोट्स, तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारी सेल्फ स्टडी, वो अपरंपार रोल प्ले कर देती हैं। एक बार दिखा देता हूं कि इस चैप्टर से, आज की क्लास स्टार्ट किए बिना दिखा देता हूं इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भैया, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं पीवाईक्यू, आज की क्लास का घमासान स्टार्ट किए बिना। ये लो जी, ये लो जी, सीधा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप गुलाबी रंग से खेलेंगे इस क्वेश्चन को। बोलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जीडीपी एमपी। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। नीचे ऑप्शन पढ़कर देखोगे तो जीडीपी एफसी में अगर एनआईटी ऐड कर दूं तो ये जीडीपी एमपी होता है। ये 10 से 20 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो इसकी जीडीपी एफसी ये लिखा, प्लस ये लिखा, एनआईटी ये लिखा, सीधा ए को टिक कर दोगे, आगे बढ़ोगे। 10 से 15 सेकंड ऐसे क्वेश्चन में लगते हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आया था अभी जून में इस चैप्टर से। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी जीवीएमपी निकालो। तो मैंने तो बताया हुआ, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। कहां लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट? ये लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तुमने जस्ट फॉर्मूला कर लिया, उससे ही काम बन रहा है मेरी जान। तो राज्य कितने इजी हैं, अभी तुम्हें पोल के तौर पर भी दूंगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है? भैया डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मैंने फॉर्मूला कराया है। पर्सनल इनकम जब निकाल लो, इसमें से पर्सनल टैक्सेस माइनस कर दो। पर्सनल टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस गिवन होंगे और
कुछ नॉन टैक्स पेमेंट्स होगी जो पे करनी पड़ती है, जैसे कि फाइन, चालान वगैरह, वो कट जाता है। ये वाला ऑप्शन ढूंढ के निकालो। तो आप देख रहे हो कि जो आपने लिखा है सेल्फ नोट्स में, तो यहां ऑप्शन है पर्सनल इनकम में से माइनस कर दो पर्सनल इनकम टैक्सेस, ठीक है, पर्सनल टैक्सेस भी बोल सकते हैं, और नॉन टैक्स पेमेंट्स, ये लिखा नॉन टैक्स पेमेंट। सी वाले को ठीक कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। और कहता है दोस्त, इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नपिश, नपिश मतलब नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का पैसा प्लस नपिश का कमाया हुआ पैसा, इस पैसे को बोलते हैं पर्सनल इनकम। क्या कहीं लिखा है पर्सनल इनकम? ये लिखा बी पे पर्सनल इनकम। ऐसे तो क्वेश्चन आ रखे हैं, समझ रहे हो कितने लपूतड़े क्वेश्चन है, ठीक है, कितने लप्पू हैं। अब थोड़ा सा तो बदला लेना उसका बनता है। लिखा है इफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी गिवन है। नॉमिनल जीडीपी 5000 है, रियल जीडीपी 6700 है, ठीक है। देन व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन चेंज इन प्राइस विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। कहता है प्राइस कितना चेंज होगा। दोस्तों प्राइस चेंज डिपेंड करता है जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू पे। अब जीडीपी डिफ्लेटर निकालकर आप मुझे बताओ प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। आपको दे रहा हूं मैं यहां पर पूरा 45 सेकेंड्स। ये पोल आप लोगों के लिए है, अगर तुम्हें कुछ याद है तो बताओ। देखो जी मैं भी सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। आज तो मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं ये देखता रहूं। क्या देखता रहूं? फिजिक्स वाला से फिर से एक बार रैंक 1 आया। पहले एनडीए नीट गेट और इस बार सीए में ऑल इंडिया रैंक 1 पीडब्ल्यू से प्योर ऑनलाइन का बच्चा है। समझे? चलो कोई नहीं, वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। पहले लिखते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू 5000 अपॉन में रियल जीडीपी, इसकी वैल्यू 6700 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो जी 20 से 20 कट गई है। अब 5000 बटे 67 करूंगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा यार। 74.62 जितना ये 100 से कम होगा, 100 में से 74.62 माइनस करो तो 25.37 आएगा। जितना 100 से कम होता है उतना प्राइस कम होता है। 100 से ज्यादा वैल्यू होती तो प्राइस बढ़ रहा होता, तो प्राइस विल फॉल। ए वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्राइस विल फॉल लिखा ही हुआ है, आप देख लो। बस वैल्यू नहीं पूछी आपसे, जरा सा पूछ लिया। ये देख रहे हैं कि लव सर से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो यहां पर देखो 50% बच्चे सही हैं। कृष, अरविंद, गुलशन, नमन, रुशील भाई आए हैं आज की क्लास में, आपका स्वागत है। कृष, दिव्यांश, प्राची, अमन, सुधांशु, ये पीवाईक्यूज है भाई। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ थोड़ा सा अपना। एक लप्पू थोड़ा सा क्वेश्चन और ले लो। बोलता है फाइंड एग्रीगेट डिमांड, मतलब एडी की वैल्यू फाइंड करो। सिर्फ एडी के बारे में पूछा है, कुछ इक्विलिब्रियम नहीं पूछा। इसको सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिनट दे देता हूं, शांति से सॉल्व करो, 1-2 सेकंड में मत दो आंसर। कहता है व्हेन कंजम्पशन इज 2000, इन्वेस्टमेंट इज 700, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज 750 और टोटल एक्सपोर्ट भी दिए हुए हैं 150, और फिर मेरे दोस्त टोटल इंपोर्ट भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बन गया 4 सेक्टर का। 4 सेक्टर का चारों के आइटम दिए हुए। देखो आपको 2 के आइटम देते सी और आई तो दोनों को प्लस कर देते, सी आई जी भी देते तो तीनों को प्लस कर देते। अब यह नेट एक्सपोर्ट का मामला भी दिया हुआ है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट को बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इनकी वैल्यूज, सी की वैल्यू 2000 लिखे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 700, सरकारी खर्चा कहां है 750, एक्सपोर्ट की वैल्यू 150 माइनस इंपोर्ट की वैल्यू 50। तो देखो जी कितना आएगा, 700, 700, 1450, 3450, 3450, 3550 आ रहा है। अपना कैलकुलेशन कर लेना। कहीं लिखा है 3550, ये लिखा जी 3550 करोड़। ए वाले के साथ चले जाएंगे। ऐसे ही लप्पू क्वेश्चन है भाई, समझे? तो राजे बढ़िया लेसन। अब देखो कितने बच्चे सही हैं। वेदांत, गुलशन, जिशन, सलमान, अंजलि, ऋषभ, कृष्णा, शुभम, अंकित, गुड़िया, कुमारी। देखो यार मैं चाहता हूं कि तुम ये 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर ना दो, मैं चाहता हूं तसल्ली से सॉल्व करके आंसर दो।
ठीक है, 1-2 सेकंड का तो क्वेश्चन था भी नहीं है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, 2 सेक्टर का क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चा बच्चा जानता है। इसको सॉल्व करने के लिए भी 1 मिनट पूरा दे देता हूं आपको मैं। क्या बोल रहा है, कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है भैया ये, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स गिवन है ये, इन्वेस्टमेंट गिवन है ये, ट्रांसफर गिवन है ये। कहता है इक्विलिब्रियम इनकम निकालो। सरकारी एक्सपेंडिचर गिवन है, मतलब 3 सेक्टर का क्वेश्चन आया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ही नहीं अभी। हां सूर्यांश शर्मा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, डराने वाली बात अलग होती है, असलियत अलग होती है, ठीक है। लेकिन तुम डरकर ही कोर्स करो, डरकर कोर्स करोगे तो बहुत ज्यादा नंबर स्कोर कर लोगे, और एवं ही चलते रहे, सिर्फ क्लास देखते रहे तो पास होगे। तो देखो जी, इक्विलिब्रियम पर एडी और एएस बराबर होते हैं। अब 3 सेक्टर है तो एडी की जगह में सी प्लस आई प्लस जी लिख दूंगा, सी की जगह लिखूंगा ये 200 प्लस 0.8 वाई डी, वाई डी की जगह लिखूंगा वाई माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर। अब पता होना चाहिए तुम्हें मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये सी की जगह लिखा है, प्लस आई की जगह लिखूंगा, आई कितना है 200, प्लस सरकारी खर्चा कितना लिखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 150 है, इज इक्वल टू वाई। वैल्यू पुट कर देते हैं, 200 और 200 400 और 150, 550 अलग से रखे, 0.8 ये लिखा, वाई को ऐसा ही रहने दो, टैक्स की वैल्यू भी 150 ही है, ट्रांसफर की वैल्यू 75 गिवन है, ऐसे रखा, 550 0.8 वाई माइनस 150 में से 75 माइनस करेंगे 75 ही आएगा, ये वाई चल रहा है। अब 550 को ऐसे लिखो, 0.8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.8 वाई। अब 0.8 को 75 से भी मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेटर निकाल लेना अपना ताकि कोई छोटी सी भी मिस्टेक ना हो। ये 60 होता है, इज इक्वल टू वाई। 550 में से 60 माइनस करो, 490 आएगा, एक वाई में से 0.8 वाई आएगा तो माइनस होगा तो 0.2 वाई आएगा। मैं यहां वाई लिखता हूं, इधर 0.2 से डिवाइड कर दूंगा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, बुरा मत मानना दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूं, ठीक है। तो 490 डिवाइडेड बाय 0.2, 2450 कहीं लिखा है, ये रहा, बी वाला आंसर बन जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो, हद से हद इतना टाइम लगता है, ठीक है, हद से हद इतना टाइम लगता है। स्वीटी दास बहुत बढ़िया, सही आंसर दिए हो। अब देखते हैं, अब भी तुम माने या नहीं माने, कितने बच्चों ने कितनी जल्दी आंसर दिया होगा। अब बच्चे यहां पर थोड़ा सोच रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। नरूतो, मदारा, गुलशन, मयंक, आशुतोष, आस्था, शुभम, रुशील, साहिल और हरिनाथ, ठीक है। यह चीज तुम्हें पता होनी चाहिए भैया कि किस तरीके से आंसर निकला है। ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट हो तुम, ऐसे क्वेश्चंस तो तुम्हें आते हैं, थम्स अप कर दो एक बार ही, आते हैं नहीं आते, ताकि मेरा दिल भी अच्छा। पृथ्वीराज सिंह ऐसा भी करते हैं, टाइमलेस पोल बोला है पृथ्वीराज सिंह ने, टाइमलेस पोल भी करते हैं। हां गोविंद सुहार, चलो जी, टाइमलेस पोल वाला क्वेश्चन भी दूंगा आपको, रुक जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन कर ले। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू के बारे में पूछा है, तो मैं बता चुका हूं एमपीसी की कम से कम वैल्यू 0 होती है, मैक्स टू मैक्स 1 होती है। यहां पर लिखी है कहीं बात ये, इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 बट ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी, ये राइट आंसर होगा। अगला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यही होता है ना। तो यहां लिखा है इनकम को नेशनल इनकम भी बोल सकते हो, तो इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। चेंज का मतलब इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो रेट किस स्पीड से नेशनल इनकम बढ़ रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वजह से कितनी नेशनल इनकम बढ़ रही है, इसके बारे में मल्टीप्लायर है। होते भी इसके और फॉर्मूलाज भी हैं, कोई बात नहीं। चलो जी, बारी आ गई टाइमलेस पोल की। तो टाइमलेस पोल, ये लो जी टाइमलेस पोल, बड़ी शांति से कराता हूं, ठीक है जी। लिखा है इफ एग्रीगेट डिमांड फॉर एन अमाउंट ऑफ आउटपुट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट पे मान लो तुम 500 किलो का प्रोडक्शन कर सकते हो। फुल एम्प्लॉयमेंट पे तुमने सोचा है देश में जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तुम 500 किलो का प्रोडक्शन कर दोगे, लेकिन अभी जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो वो कम है, 400 का प्रोडक्शन कर रहे हो मान लो, ठीक है।
तो ये सिचुएशन तुम्हें क्या देती है, इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप? है ना राधा रानी? देखिए ये वो वाली क्वेश्चन बन गया। ये तुमने सोचा इतना फुल एम्प्लॉयमेंट पे आउटपुट होगा, लेकिन तुम कर रहे हो इतना, है ना? तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला तुम इससे कम डिमांड कर रहे हो, दिस गैप इज डिफ्लेशनरी गैप। लास्ट क्लास में बताया था। तो बी वाले के साथ चले जाएंगे, बी वाले के साथ जाएंगे, और ज्यादातर बच्चे सही हैं यहां पर। नरूतो फरहान टॉप पे है। आ जाओ जी, एक और टाइमलेस पोल आप लोगों के लिए। लो जी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 500। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 500, विल इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय 1500। इसकी वजह से नेशनल इनकम 1500 से इंक्रीज हो गई। कहता है इन्वेस्टमेंट में चेंज 500 है, नेशनल इनकम में 1500 है। कोई बात नहीं है शर्मा, ठीक है। तो कहता है कैन वी फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या हम एमपीसी निकाल सकते हैं? अबे गधे, क्वेश्चन क्या पूछ लिया? इसको तो तुम बोल देना यस निकाल सकते हो, इस तरह बोल देना यस निकाल सकते हो। अरे इसको पूछना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी। चलो कोई नहीं, इन दोनों की हेल्प से मैं मल्टीप्लायर निकाल दूंगा। मल्टीप्लायर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई की वैल्यू 1500, डेल्टा आई की वैल्यू 500। आ गया आंसर 3। अब मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और होता है 1/1 माइनस एमपीसी। मल्टीप्लायर की जगह लिखूंगा 3, 1/1 माइनस एमपीसी यहां मैंने छोड़ दिया। अब इस पूरे को मैं ऊपर ले जाऊंगा 1 माइनस एमपीसी, और 3 को मैं नीचे उतार दूंगा। ठीक है जी। अब क्या करूंगा, ये एमपीसी माइनस का है, आगे लिख रहा हूं, ये एमपीसी माइनस का, इसको इधर लिख दूं एमपीसी, 1 को ऐसे ही रहने दो। ये 1/3 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। लो जी, अब निकालो जरा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.67 आएगा। 67 मॉड्यूल में लिखा, ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है 66, तो डी वाले को कर दो। ये वैसे तो आएगा 0.66666 इतना आएगा, राइट? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखा कितने कम बच्चे यहां पर सही हैं। शिवानी रावत, क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद आंसर देना है। मैं पढ़वा भी रहा हूं। ऋषभ कुमार शर्मा यहां पर टॉपर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 3 वाला सही आंसर है। भाई 3 वाला सही आंसर कैसे है? ऐसे पूरा सॉल्व करना है। 3 तो मल्टीप्लायर आया है, तुमने मल्टीप्लायर लिख दिया जानबूझ के। हां राजवीर सिंह, वैसे भी हो सकता है जैसे तुम बोल रहे हो, ठीक है, ओके। जो चाहता है लक्ष्य इसको रिपीट करवाना, वो दोबारा इसको देख सकता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तुम्हारे पास वीडियो सेव्ड रहेगी। हाँ उत्सव, हो सकता है ये सब तुक्का मार रहे हो, लेकिन तुम प्यार से सॉल्व करो। लो जी मित्रों, एक और तुम्हारे लिए टाइमलेस पोल दे देता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है, ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। ये लिखा है नॉमिनल जीडीपी, ये लिखा है रियल जीडीपी, ये ईयर्स लिखे हैं 2020, 21, 22, 23, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज है। बोलता है कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर फॉर 2022 एंड 2023। कहता है 2022 का और 23 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालो। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ये होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, है ना। तो 2022 का देखते हैं पहले। 22 का है, ये रहा, इसका नॉमिनल जीडीपी ये रहा, रियल जीडीपी ये रहा। तो नॉमिनल 1250 अपॉन रियल 850 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना आंसर आएगा निकाल ही लेते हैं। 1 0 से तो 1 0 चली जाएगी, तो 12,500 को 85 से डिवाइड कर दूं, 12,500 डिवाइडेड बाय 85, तो ये आ गया 147.058। ये आ रहा है जी। यहां कहीं लिखा है 1.7.058 की जगह इसने 6 लिख दिया, ये वाला ठीक है। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो यहीं सॉल्व करके देखेगा, ये ऑप्शन कहीं और तो नहीं है, तो वो इसको ही ठीक करिए आएगा। वो फालतू की कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, वो टाइम सेव कर लेगा भैया, क्योंकि और कहीं जगह इसको सही कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन क्योंकि 23 में ही पूछा है, एक बार इसको भी निकाल लेते हैं। तो 2023 का नॉमिनल जीडीपी 1500 बटे रियल जीडीपी 940 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही काम करना है एक बारी, इस 0 से इस 0 को उड़ा दो, और 1500 इंटू 10, 15,000 डिवाइड कर दो 94 से, 159.574 आ रहा है। तो 159.57 ये लिखा हुआ, ए वाले को ठीक कर देना,
हो जाएगा आपका काम। ठीक है, ओके। तो ए वाला यहां पर राइट आंसर होगा, देख लेते हैं। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है, वेदांत, दत्ता, अंकित, छवि, दीज आर द टॉपर्स। एक और क्वेश्चन था इसी टेबल से, ये बच्चों के लिए मुश्किल होगा। ये बोलता है, कहता है इन्फ्लेशन रेट निकालो बिटवीन 2022 एंड 2023। भाई साहब, इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है ये तुम्हें पता करना चाहिए। एक छोटा सा फॉर्मूला था इन्फ्लेशन रेट का, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर 1 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी अगर तुम्हारे पास 2 वर्ष हैं 2022 और 23, इसको ईयर 1 मान लो, इसको ईयर 2 मान लो। 2023 का डिफ्लेटर लिखो पहले। अच्छा, कितना आया था 2023 का डिफ्लेटर? 159.7 159.7 आया। माइनस करो जीडीपी ईयर 1 का, यानी पुराने साल का जीडीपी डिफ्लेटर, पुराने साल का 147.058 अपॉन में पुराने ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उस्ताद, अप्रोक्स करके आंसर आएगा, कोई देख लेते हैं। 159.7 माइनस 147.058 कितना आएगा? ये ऊपर आ रहा है 12.642, मतलब इसको मैं 147.06 भी लिख सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है अपॉन 147.058 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, करो इसको सॉल्व। ये करते हैं जी, 1264.2 डिवाइडेड बाय 147.058, ये मेरा 8.59 आया है। कितना आया जी? 8.59। 8.5 के आसपास आ रहा है, इसको छोटी मोटी वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो 8.51 मैं इसको कर दूंगा। प्लस वाला करूंगा क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आ रहा, प्लस में ही आंसर आ रहा है इसलिए। ठीक है जी, सी वाला बन जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी पड़ती है। ओके रिपोर्ट है, देखते हैं कितने बच्चों ने यहां पर मामला फिट किया है। अरे पोल नहीं चलाया था क्या? पोल नहीं चलाया था, कोई बात नहीं। अगले पे आ जाओ। कहता है अगर एनएफआईए पॉजिटिव हुई तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो, नेशनल नेशनल, डोमेस्टिक डोमेस्टिक। अगर डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ते हैं तो नेशनल आता है। डोमेस्टिक की वैल्यू मान लो 10 है, एनएफआईए 2 है तो नेशनल 12 आएगा। अगर डोमेस्टिक की वैल्यू 10 है, एनएफआईए नेगेटिव है तो ये 8 आएगा। तो जब एनएफआईए नेगेटिव होती है तो नेशनल वाला छोटा होता है, एनएफआईए पॉजिटिव हो गई तो नेशनल वाला बड़ा हो गया। तो एनएफआईए जब पॉजिटिव है तो नेशनल वाली साइड बड़ी होगी। कहां है? ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, ये बड़ा होगा। ठीक है जी, ये दोनों ऑप्शन तो इसने सेम सेम से दे दिए थे, ठीक है ना। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसके साथ जाएंगे, बीच वाला ही देखना है। ओके, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी, ए वाले के साथ जाएंगे। इसको बीच में दोबारा डाल दिया। हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब सा हो सकता है। कहता है जोसेफ हैड अ शू कंपनी इन अमेरिका। जोसेफ कोई बंदा है, इंडियन मान लो, इसकी शूज की कंपनी अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में इसकी शूज की कंपनी है। तो कहता है द प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेटिंग इन इंडिया विल कम्स अंडर। अच्छा, लेट मी चेंज द लैंग्वेज। कहता है जोसेफ एक अमेरिकन बंदा है। जैसे कि मान लो अमेरिका से किसको जानते हो तुम? बाइडन मान लो, जो बाइडन। जो बाइडन की अमेरिका के अंदर जूते बनाने की कंपनी है और इसने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी फैक्ट्री इंडिया में भी खोल दी। तो ये फॉरेनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेनर ने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में है तो इंडिया के जीडीपी में तो हर एक चीज आती है, इंडिया की होनी चाहिए, बस इंडिया के जीडीपी में आती है। मैटर नहीं करता इंडियन ने किया है या फॉरेनर ने किया है, तो इट विल इंक्लूड इन जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, जीडीपी ऑफ इंडिया में इंक्लूड करेगा ये।
बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा दोस्त, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में हो रखा है, ठीक है। तो कहीं पर भी जीडीपी ऑफ इंडिया नहीं लिखा, यही वाला सही मानेंगे। इसके साथ साथ में अमेरिका की जो नेशनल इनकम होती है उसमें ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की तरह ऐड हो जाएगा। अमेरिका की तरफ से सोचो, अमेरिका का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से पैसा कमा कर लाएगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की तरह उसकी नेशनल वाली वैल्यूज में, चाहे वो एनएनपी हो, जीएनपी हो, कुछ भी हो, सब में ऐड होगा। ये वाला राइट हो जाएगा। यहां पर थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बदलना था, थोड़ा सा तो घुमाएगा, ठीक है। अदम्य अरविंद जी, अब देखता हूं डाउट्स, फिर आऊंगा आज की क्लास पे। सर इस चैप्टर का अलग से डाउट, अच्छा मुस्कान, ठीक है करते हैं वो भी। वेरी गुड संदीप भाई। अर्पित भाई पहली बार तो ऐड हुआ है, इसका कोई 5 ईयर का पीवाई क्यों नहीं है, ठीक है। हाँ धीरज बताओ कौन से गाने पे करूं। ऋषभ कल क्या है, कल फ्राइडे है, कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी क्लास, किसने बोला कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलो जी दोस्तों, आज की क्लास पे आ जाओ फिर। आज की क्लास है 4 सेक्टर के बारे में। देखो जी, आज की क्लास पे आते हैं। 4 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव। 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही होता है। और यहां पर इक्विलिब्रियम जब पूछा जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे एडी, यानी ये पूरा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इस पूरे को Y के बराबर लिखोगे। ये करना है तुम्हें 4 सेक्टर में। इनमें से जिस जिस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो पुट कर देना, जिसकी नहीं गिवन होगी वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, बस कैलकुलेशन करनी है। समझे इस बात को। हाँ गौतम, मॉड्यूल में से ही कॉन्सेप्ट है, सारे मॉड्यूल में से ही आता है पेपर, ठीक है। तो ठीक है, बस यही फॉर्मूला करना है। अब जैसे देखिए, मल्टीप्लायर एक चीज है, 2 सेक्टर में इधर लिखता हूं मैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। टू सेक्टर इकोनॉमी में आपने पढ़ा था 1/1 माइनस एमपीसी। 2 सेक्टर के मल्टीप्लायर को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला इसने। फिर आपने पढ़ा 3 सेक्टर का। 3 सेक्टर में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस बी, 1 माइनस छोटे वाला टी। ये टी कौन सा है भाई, टैक्स होता है ना। मान लो ऐसे दिया है 20 प्लस 0.1 टैक्स 1y, तो जो ये 0.1 है ना, इसको छोटा टी बोलते हैं। ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्स, ये होता है लंप सम फिक्स टैक्स, ठीक है जी। ओके, अगर आपको ये गिवन ही नहीं है तो हटा सावन की घटा, ये लगेगा ही नहीं। ये गिवन नहीं है तो ये लगेगा ही नहीं, कई बार गिवन नहीं होता। चलो जी 4 सेक्टर पे आ जाओ। 4 सेक्टर में दोस्तों इंपोर्ट की वैल्यू के साथ खेलता है, इंपोर्ट को बोलते हैं एम। कभी कभी इंपोर्ट की वैल्यू ना देकर ये इंपोर्ट की इक्वेशन दे देता है, उसमें इतना डूबना नहीं है, तुम्हें डूबना नहीं है। वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में बहुत सारा पानी है, फिर भी बच्चों को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में डूबना है जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उतना ही डूबना है जितना मैं बताऊंगा, क्योंकि पेपर में उतना ही आएगा। इंपोर्ट की कभी कभी इक्वेशन दे दी, मान लो ऐसा लिख दिया 20 प्लस 0.2y। ये होता क्या है, पहले थ्योरी बताऊं। ये होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट, इतना तो इंपोर्ट कराओगे, बाकी कुछ इंपोर्ट देश की इनकम पे डिपेंड करता है। देश अमीर होगा तो ज्यादा इंपोर्ट कराएगा। तो इस 0.2 को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। तो इसको छोटा एम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो छोटा एम भी बोल देते हैं। तो इंपोर्ट की इक्वेशन लिखी है वैसे एम छोटा एम वाई, तो ये छोटा एम है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, 4 सेक्टर में जो मल्टीप्लायर आपको निकालना होगा उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस बी प्लस स्मॉल एम। ये फॉर्मूला, इसको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, इसको टैक्स मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोल देते हैं। लेकिन सच बताऊं, आपको अगर ये नहीं दिया
अगर ये छोटा m नहीं दिया तो इसको हटा दो, हटा सावन की घटा बत्ती भुजा, यही नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा। वो तो जो जो चीजें आपको गिवन होती है उसको पुट करते रहो, नहीं गिवन तो सब हटा दो। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और तुम बोलोगे सर ये कहां गया, अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे मॉड्यूल में, नहीं गिवन कि तुम्हें टैक्स भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, 15-20 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। ये उतना बता रहा हूं जितना पेपर में आता है। वरना अगर देखो फॉर्मूला ये भी हो सकता था 4 सेक्टर में, 1 - b 1 - t, ठीक है, ये अलग से लग गया और प्लस में यहां पर कर दिया m, ये भी लग सकता था, लेकिन इसको नहीं लगाएंगे, इतना तुम्हें इरिटेट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 4 सेक्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको एक तो ये ध्यान रखना है, और एक 4 सेक्टर में मल्टीप्लायर है जिसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर या फिर एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर तो वही है, इसका फॉर्मूला जो तुम्हें लगाना है 1/1 - b + m लगाना है बस। इसकी डेरिवेशन के पीछे भागोगे तो अपने दिमाग का कचरा करोगे। डेरिवेशन तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी आएगी। कोमल सचदेवा कह रही है इजी है ये चैप्टर। थैंक यू सो मच। और एक चीज और, मान लो तुमने एक्सपोर्ट किया 500 रुपए का, इंपोर्ट किया 200 रुपए का, तो एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है, इंपोर्ट करने से पैसा जाता है, तो ऐसा बोल देते हैं 300 रुपए का हमने जो कमाई की है यहां पर, इसे बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। तो पेपर में कभी कभी ट्रेड सरप्लस भी कैलकुलेट करना आ जाता है। तो ट्रेड सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको नेट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं। बस इतना ही, कहानी खत्म। क्या कह रहा हूं मैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, मजा आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जी कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बढ़िया से वैल्यू तुम्हें सही से दी हुई है। इससे पहले के जो क्वेश्चन होते थे ना उसमें परेशान करते थे, यहां बढ़िया मस्त वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जी, सबसे पहले कंजम्पशन यानी सी की वैल्यू दी हुई है, ये पूरी इक्वेशन। इन्वेस्टमेंट यानी आई की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ नंबर दिया है, कोई इक्वेशन नहीं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी जी की वैल्यू दी हुई है। टैक्स यानी टी की वैल्यू दे दी 0। एक्सपोर्ट दिया हुआ है 20। हाँ जी, इंपोर्ट के लिए तुम्हें पूरी इक्वेशन दे दी। और पूछ रहा है व्हाट इज इक्विलिब्रियम इनकम। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इनकम निकाल लेते हैं। 4 सेक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकलती है, हम बोलेंगे C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट की जगह लिखेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट = Y, ये लिखेंगे जी। ठीक है, मैं इस C को क्या लिख सकता हूं, ये देखो C को लिख सकता हूं, ये 60 + 0.9 YD लिखा है ना, इसकी जगह लिखते हैं Y - टैक्स प्लस ट्रांसफर। ट्रांसफर नहीं लिखा तो इतना ही लिखा रहने दो। 100 + 0.9 Y - टैक्स की वैल्यू कितनी है भैया, 0 है। तो 100 + 0.9 Y, ये इक्वेशन में C की लिख दूंगा। 100 + 0.9 Y प्लस करूंगा I की वैल्यू, I की वैल्यू 10 है। प्लस करूंगा G की वैल्यू, G की वैल्यू भी 10 है। प्लस करूंगा एक्सपोर्ट की वैल्यू 20 और माइनस करूंगा इंपोर्ट की ये बड़ी वैल्यू 10 + 0.05 Y = ये Y आ गया। ठीक है, जितना बड़ा हो गया प्लस करते जाएंगे। 100 और 10 110 और 10 120 और 20 140, 140 प्लस ये 0.9 Y, ओके, माइनस का ये 10, अब माइनस ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -0.05 Y = Y। 140 में से 10 घटा दो 130 हो जाएगा, प्लस 0.9 में से 0.05 माइनस करो, 0.9 में से 0.05 माइनस करो। बच्चे बोल रहे सर 60 होगा, क्या 60 होगा, क्या 60 होगा बेटा? अच्छा, ये 60 होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। दोबारा, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या करना है,
हमें यह चार चीजों को इक्वल पुट करना है, CIG, चौथा है ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू वाई। एक एक करके वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले सी की, सी को क्या लिखा है 60 प्लस 0.9 वाई, 60 प्लस 0.9 वाई डी, वाई डी को लिखते हैं वाई माइनस टी, और टी की वैल्यू क्वेश्चन में 0 गिवन है भैया, तो इसको हटाओ, ये आ जाएगा 60 प्लस 0.9 वाई, बस। तो सी की जगह लिख दिया 60 प्लस 0.9 वाई, प्लस में आई की जगह क्या लिखेंगे 10, प्लस में जी की जगह क्या लिखेंगे 10, प्लस में एक्सपोर्ट की जगह क्या लिखेंगे 20, माइनस में इंपोर्ट की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरी इक्वेशन 10 प्लस 0.05 वाई, पूरी इक्वेशन लिख दी इज इक्वल टू वाई। अब प्लस कर लेते हैं भैया, ये जो फालतू के नंबर हैं विदाउट एक्स वाले, 60 और 10 70 और 10 80 और 20 100, प्लस ये रहा 0.09 वाई माइनस ये 10, माइनस ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी तो इज इक्वल टू वाई। अब 100 में से 10 गए 90, प्लस ये 0.09 में से 0.05 माइनस करूंगा, रुक जाओ, लेट मी रिपीट अगेन, 60 और 10 70 और 10 80 और 20 100, ठीक है, 100 में से 10 माइनस कर दो सीधा 90 माइनस हो जाएंगे ना, और ये 0.9 वाई है, ये माइनस 0.05 वाई, ऐसे लिख लो। अब मैं 0.9 में से 0.05 माइनस करूंगा, 0.9 माइनस 0.05, 0.85 आएगा, 90 प्लस 0.85 वाई इज इक्वल टू वाई, 90 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.85 वाई, ये इधर ले गया मैं, 90 इज इक्वल टू वाई कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.85, और 90 इज इक्वल टू 1 में से 0.85 माइनस करेंगे तो 0.15 वाई, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 90 बटे 0.15, 90 बटे 0.15 यानी 600। कैलकुलेटर का यूज करोगे तो आपको ये वैल्यू 600 मिलेगी, तो इक्विलिब्रियम इनकम की वैल्यू आ गई 600। समझ आ गया? ढंग से देख लो इसको एक बारी, ढंग से तसल्ली से देख लो, ऐसे ही आता है बस। सर y प्लस एम कर दिया शिवानी रावत, कहां किया है y प्लस एम? कहीं नहीं किया y प्लस एम, कहीं नहीं किया। ठीक है फैजान, ओके। कृष्णा राय, ये तो इजी है अक्षत, सही है जी। क्या बोल रहे हो कृष्णा? सर सी को अकेले सॉल्व करने पर भी 600 आ रही है। हाँ यार, चाहे तुम अकेले सॉल्व कर लो चाहे अलग अलग से सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 गलती से आया था। हाँ, वो डायग्राम नहीं पूछा जयेश, ठीक है। हाँ मृण्मय, आज खुशी का माहौल है। अच्छा, अदम्य अरविंद जी कह रहे हैं सर 5 सेकंड तक आगे हटकर क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिया करो। मुझे लगा मैं ही क्वेश्चन पढ़वाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर ट्रेड बैलेंस निकालो। दोस्त ट्रेड बैलेंस जो निकालना है उसका फॉर्मूला फिर से बता दो एक बारी। ये जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकालते हो ना, इसको ट्रेड सरप्लस या ट्रेड बैलेंस बोल देते हैं। ट्रेड बैलेंस बोल दो या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोल दो। तो ट्रेड बैलेंस निकालना है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लो। चलो जी, ट्रेड बैलेंस कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। तो ट्रेड बैलेंस आसानी से नहीं निकलेगा, आप देखिएगा यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें। देखो जी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और इक्विलिब्रियम इनकम 600 आ गई। ट्रेड बैलेंस निकाल रहे हैं, वेट करो। हाँ जी, ट्रेड बैलेंस
सिर्फ 4 सेक्टर में ये निकालना आ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की वैल्यू 20 गिवन है, 20 लिख दिया। इंपोर्ट की वैल्यू देखो भैया, पूरी इक्वेशन है 10 प्लस 0.05, y लिखा है ना, y की जगह लिखेंगे 600 क्योंकि अभी अभी सॉल्व किया था। अब सॉल्व कर दो, ये तो पूरा इंपोर्ट ब्रैकेट में था। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, ये निशान इसकी वजह से माइनस का ही हो जाएगा। अब 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 30 आता है, तो -20 आ गया। कितना आया, -20। तो ट्रेड बैलेंस -20 आया, मतलब नुकसान हो गया, ट्रेड में डेफिसिट हुआ है, ठीक है जी। थर्ड आइटम पूछा है इसने यहां पर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालो। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी प्लस छोटा एम। 1 माइनस बी, बी मतलब एमपीसी 0.9 प्लस छोटा एम कितना है 0.05। चलो जी बताओ कैलकुलेशन करके कितना आएगा। आपको ऑप्शन देता हूं मैं, ए और बी में से एक सही ऑप्शन होगा। 6.66 या 0.67, क्या आंसर है बताओ जरा कैलकुलेशन करके। 45 सेकंड्स भी देता हूं आपको मैं, ये तो बहुत आसान है, इसके साथ तो काम हो गया तुम्हारा। श्रुति, वंशिका, प्राची, ललित, प्रीति, पल्लवी, एप्पल, ऋषभ, निहारिका। देखते हैं उस्ताद, आंसर ए आएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम्हारी कैलकुलेशन का मैटर है भाई। ए आंसर आएगा, इसके पीछे नहीं पड़ रहा मैं। अल्पोन, नवरीत, नरूतो, यश और मदारा, दीज आर द टॉपर्स। इसको सॉल्व नहीं करना, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का मॉड्यूल में ऐसे आंसर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम इनकम 600 है, ट्रेड बैलेंस -20 और ये 6.66 फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। चलो ये तो आसान क्वेश्चन था, एक उल्लू बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है तुम्हें, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ले लो थोड़ा सा टाइम, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को। अगर मैंने बोला पढ़ने का टाइम दो सर, तो पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो। लो जी मैं हट गया। पढ़ लिया उस्ताद, पढ़ लिया। अब मैं आ जाता हूं आगे, क्या क्या घटिया बातें पूछ रहा है। कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है ये 40 प्लस 0.8 YD, टैक्स पॉइंट में दे दिया, टैक्स की इक्वेशन दे दी आपको, और इन्वेस्टमेंट दे दी 60, सरकारी खर्चा दे दिया 40, एक्सपोर्ट भी दिए हैं और इंपोर्ट की इक्वेशन दी है। आधी अधूरी इक्वेशन है, लेकिन जैसा गिवन होता है वैसा पुट करते रहो। तो पूछा है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सबसे पहले यही निकालेंगे हम, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट कर देता हूं क्वेश्चन के, बहुत सारी चीजें पूछी है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालेंगे। इसमें मैं आपको टाइमलेस पोल दे रहा हूं, आप प्यार से सॉल्व करना। सबसे पहले तो मैं इसके पीछे पड़ जाता हूं, सी के, इसको आसान करता हूं। सी लिखा है 40 प्लस 0.8 y माइनस टी, ट्रांसफर का ही नहीं दिया तो प्लस नहीं कर रहा, y माइनस टी कर देते हैं क्योंकि YD का मतलब यही होता है। 40 प्लस 0.8 y माइनस टैक्स की वैल्यू कितनी है 0.1 y, ऐसा ही कर देते हैं। तो दोस्त 40 प्लस 0.8
एक y में से 0.1 y माइनस होता है तो 0.9 y आता है, यह ध्यान रखना। इसको एक y में से क्या किया मैंने, y माइनस 0.1 y लिखा है, तो मैं y कॉमन ले लेता हूं। 1 माइनस 0.1, 1 में से 0.1 माइनस करोगे 0.9 आएगा, तो इसको मैं 0.9 y लिख देता हूं, इसलिए मैंने यहां ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो 40 का 40 नोट कर लिया, 0.8 को 0.9 से मल्टीप्लाई करो, 0.72 आएगा, नोट है 72 वाई। ये मेरी सी की इक्वेशन बन गई है, सी की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं 4 सेक्टर का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम 4 आइटम को प्लस करने के बाद CIG हो गया, चौथा आइटम ये है इज इक्वल टू वाई, ऐसे करना होता है। ठीक है जी, कर देंगे। सी की वैल्यू ये लिखूंगा 40 प्लस 0.72 वाई। यार ये 0.72 से एक बात मुझे याद आई, क्या लिखा है ये क्या लिखा है, ये लिखा है 7-2। जिंदगी में सबसे जरूरी ये चीज है, तुम अपने से कमजोर लोगों का साथ दो। अगर कोई तुम्हारी सलाह मांग रहा है सिर्फ तभी उसका साथ दो। तुम्हें भी जरूरत है, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी कोई साथ देगा, तो तुम भी दूसरों का साथ दो। साथ देना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ दोगे तो फिर दूसरे भी साथ देंगे। चलो जी, प्लस आई की वैल्यू कह रहा हूं, आई का है, आई का है, आई का है, आई ये रहा 60। जी का है, जी वहां नहीं है, जी यहां है 40। एक्स का है, एक्स भी वहां नहीं है, एक्स यहां ही है 58। कैसी है नहीं को। एम का है, एम ये दिया हुआ है 0.05 वाई इज इक्वल टू वाई। बस इतने सारे लेटर दिए हुए, मैं इनको प्लस माइनस करता हूं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करता हूं आप लोगों के लिए। पूनम ने बोला ऑप्शंस, ऑप्शन तो तब दूंगा ना जब तुम सॉल्व करने पहुंचोगे, तुक्के मत मारो। ऑप्शन अब दे रहा हूं तुम्हें मैं, पूछ रही है ऑप्शन, तो ऑप्शन अब दे देते हैं तुम्हें। लो जी, पोल तो दिया हुआ टाइमलेस। ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन बी 6001, ऑप्शन सी 6000, ऑप्शन डी 600। बताना जरा क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, ओके जी। इतनी जल्दी तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता था भाई, इसलिए मैंने ऑप्शन जल्दी नहीं दिया आपको। चलो जी, अब एक एक करके करते हैं जुगाड़। 40 और 60 100, और 40 140, और 58 198। इन सबको प्लस करूंगा 198 आएगा। 0.72 में से ये 0.72 माइनस 0.05, 0.67 आ गया, प्लस 0.67 वाई इज इक्वल टू, ये अकेला वाई था। अब इसको उधर ले जाओ, 198 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.67 वाई। अब वाई कॉमन लेना, 0.33 वाई आएगा 198, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 198 अपॉन 0.33। 198 डिवाइडेड बाय 0.33 करोगे तो पूरा एग्जैक्ट 600 आंसर आ रहा है। 600 डी वाले के साथ जाएंगे। देखते हैं, 50% से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया। लवेश, कृतिका बालपुरे, अरमान, अंकिता, लक्ष्य कालरा, ध्रुव, जगन्नाथ, पृथ्वीराज सिंह, अथर्व, विधेय और समृद्धि देशमुख। वेरी गुड, तालियां। ये अभी तक का सबसे लेंथी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन चटपटा क्वेश्चन था। हाँ, श्रुति मेहता कह रहे सर चीटिंग की आपने। अरे एक बार देख तो लेते फिर ऑप्शन क्या होता है। हाँ, ये तो इसलिए कहते हैं सावधानी मत हटाओ। चलो जी, क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व हुआ है। पार्ट 2 में पूछ रहा है नेट एक्सपोर्ट कितना है। नेट एक्सपोर्ट कितना है भैया, नेट एक्सपोर्ट कितना है। इसके लिए भी तुम्हें ऑप्शन दे दूं क्या। दे दूं। लो जी, ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 58, ऑप्शन डी है नन,
ऑफ द अबव। बताओ जी, टाइमलेस पोल तुम्हारे लिए चालू ही है। अबे क्या कर दिया मैंने ये क्या कर दिया, कोई बात नहीं। नेट एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं यहां पर। ये रहा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब ट्रेड सरप्लस पूछ रहा है, ये होता है जी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना लिखा है 58 माइनस इंपोर्ट का वैल्यू कितना लिखा है 0.05 वाई की जगह लिखेंगे 600। अब कैलकुलेशन करोगे 58, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। मुझे तो याद भी हो गया क्योंकि मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई किया था। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 28। तो नेट एक्सपोर्ट अपना 28 आ रहा है। बी वाले के साथ जाएंगे। ज्यादातर बच्चे सही हैं, कृष, देव, यश, नवरीत, अक्षत, सुधांशु, वेदांत, शुभम, प्रिंस और वंशिका। चलो अब एक मुश्किल बात इसने पूछ ली। कहता है नेट एक्सपोर्ट दोबारा कैलकुलेट करो। क्या बोलता है? नेट एक्सपोर्ट दोबारा कैलकुलेट करो इफ एक्सपोर्ट वर टू इंक्रीज बाय 6.25। कहता है अगर एक्सपोर्ट 58 से बढ़कर कितने बढ़ जाते हैं 6.25, तो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट कितने हो गए, न्यू एक्सपोर्ट कितना हो गया। पहले वाला कितना था 58, अब कितना और इंक्रीज कर दिया 6.25, तो ये 64.25 हो गया। अब नेट एक्सपोर्ट निकालो। तो बच्चा क्या करेगा, भैया नेट एक्सपोर्ट तो निकालना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट कितना है 64.25, इंपोर्ट कितना है ये रहा 0.05, वाई की वैल्यू कितनी थी 600, निकाल देगा बच्चा। गलत कर देगा दोस्त, गलत कर देगा, ध्यान रखना। पोल दे रहा हूं आपको, इसके लिए ऑप्शन भी दे रहा हूं। एक है 23.27, एक है 33.27, एक है 33.37, एक है नन। इनमें से क्या सही आंसर होगा? ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब तुम्हारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए ना तो टोटल डिमांड ही बदल गई होगी। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए हैं दोस्त तो डिमांड ही बदल गई होगी। जो तुम कह रहे थे कि इक्विलिब्रियम कहां होता है, इधर सोल्व करूंगा छोटा छोटा सा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू वाई होता है ना। तो ये वाली वैल्यू बदल गई है, तो अब दोबारा नई वाली इक्विलिब्रियम इनकम निकलेगी, नई वाली। तो जब मैं C को सॉल्व करूंगा तो C सॉल्व किया था इसी क्वेश्चन में, ये आ रहा था ना 40 प्लस 0.72 वाई, यही तो क्वेश्चन है ना। तो C की जगह तो मैं लिख देता हूं 40 प्लस 0.72 वाई, पहले वाला ही टेप दिया। I कितना है, I तो उतना ही है 60। G कितना है, G भी उतना ही है 40। एक्सपोर्ट बढ़ गया 64.25 हो गया मेरे दोस्त। इंपोर्ट माइनस होगा, कितना होगा 0.05 वाई। अब सबके बराबर में वाई आ जाएगा। 40 और 60 100 और 40 140। 140 में ये 64.25 जोड़ेंगे तो 204.25 आएगा। फिर ये 0.72 वाई माइनस का 0.05 वाई इज इक्वल टू वाई। इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। शिवानी रावत, फिर खेला नहीं होने वाला तुम्हारे साथ, ये क्वेश्चन ही तड़के वाला था, ठीक है। तो दोबारा इक्विलिब्रियम निकालना था। अब देखो जी 0.72 में से 0.05 गए तो 0.67 बचता है। 0.67 में इधर से माइनस कर दूंगा तो 0.33 बचेगा। इतनी मैथ्स तुम अपने आप करोगे। ये सारे y की कैलकुलेशन मैंने कर दी। इधर लिखा है 204.25, तो y हो जाएगा 204.25 डिवाइडेड बाय 0.33। कितना आंसर आएगा 204.25 डिवाइडेड बाय 0.33, 618.93। ये आ रही है भैया इक्विलिब्रियम इनकम।
क्या कुछ गड़बड़ी की है क्या? इतना समझ में आया? कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है क्या? हाँ गड़बड़ी हुई है यार। .72 माइनस 0.05 0.67 आता है, 0.33 है। इनको प्लस करने में कोई गड़बड़ी हुई है क्या? कोई गड़बड़ी हुई है क्या कैलकुलेशन में? देखते हैं भैया मॉड्यूल में क्या किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, ठीक है जी। अब देखते हैं हमने क्या किया। हमने सबसे पहले नॉर्मल पार्ट में 600 अपनी इक्विलिब्रियम इनकम निकाल ली थी, 28 हमारा नेट एक्सपोर्ट आ गया था, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज हो जाएंगे 6.25 से तो 64.25 हम यहां भी पहुंच गए थे। फिर कहता था कि यहां पर दोबारा इक्विलिब्रियम इनकम निकलेगी, तो दोबारा इक्विलिब्रियम इनकम अगर निकलेगी तो इसने इधर 204.5 कैसे लिखा, यह गलती कर गया मॉड्यूल। समझे? मॉड्यूल वालों का गलत है यहां पर, मॉड्यूल वालों का गलत है उस्ताद। हमने मॉड्यूल ऐसे थोड़ी टाइम लगता है हमें। क्या किए हैं जरा देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। 64.25 है उस्ताद। ये किसी भी हालत में प्लस करने के बाद 204.5 आ ही नहीं सकता, 204.5 आ ही नहीं सकता। हमारा जितना है उतना ही आएगा। हमने कितना निकाल लिया, हम सही जा रहे हैं बिल्कुल, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहां गया ये राजी, 618.93 आएगा उस्ताद यहां पर, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। अब यहां पर क्या पूछता है, नेट एक्सपोर्ट दोबारा निकालो। तो नेट एक्सपोर्ट दोबारा निकालेंगे तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होंगे। एक्सपोर्ट कितना है क्वेश्चन में, ये तो 58 है। इंपोर्ट कितना है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय ये 618.93। तो अपन क्या कर रहे हैं यहां पर 618.93 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ये आ जाएगा 30.94। 58 में से माइनस हो जाएंगे तो 58 माइनस 30.94 27.06 आया आंसर। कितना है 27.06, नन वाला हो जाएगा। अब एक बात बताऊं यार, अगर तुम में से किसी ने ये आंसर ठीक कर दिया हो ना तो मतलब तुमने नकल मार के दिया है आंसर। क्या मानूं मैं? नीलेश अग्रवाल बोल रहे हैं इनडायरेक्टली आंसर बी होगा, हैं? लवेश बताओ कैसे तुम कह रहे हो, अरमानदीप बताओ कैसे कह रहे हो। उत्सव पूछ रहा है सर वहां 58 क्यों लेंगे? ओके अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सर। कहता है एक्सपोर्ट 58 नहीं लेना चाहिए क्योंकि न्यू वाला एक्सपोर्ट हमारा निकल गया है। हाँ तो न्यू वाला एक्सपोर्ट ले लो। कितना था 64.25, 64.25 माइनस इंपोर्ट कितना है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय इनकम 618.93। तो यहां से भी निकाल लेते भाई, 618.93 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ये तो हमारा 30.94 ही आ रहा है और ये 64.25 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। .25 माइनस 30.94 33.3। हाँ आ रहा है भाई आंसर 33.3, 33.3 आंसर तो आ रहा है, लेकिन 33.3 कहां है? ये थोड़ी है, ये तो 33.27 है ना। 33.3 तो तुम्हें आंसर यहां पर दिखाई दे रहा है, तो मैं तो सी को आंसर सही करूंगा, ठीक है। इसको 33.3 रहने दो,
सी वाला। अब मोए मोए होए चाहे टोए टोए होए किसी के भी साथ। बी कैसे हो गया फैजान? बी क्यों होगा यार? मैंने यहां भी तो 33.3 लिखा है। क्लोजेस्ट आंसर बोलता है, देखो क्लोजेस्ट आंसर, तो क्लोजेस्ट आंसर हमारा सी ही आ रहा है। यहां 37 लिखा था ना मैंने। राउंड ऑफ, अच्छा पृथ्वी, वाह भाई वाह, अपनी पे आई तो सारे सही कराने के चक्कर में है, समझे? ले यार उस्ताद, इसको राउंड ऑफ करेगा तो 33.3 ही आएगा। तो 33.3 तो यहां लिखा है ना, इधर 7 था, कोई बात नहीं, उसके क्लोज है, इसके ही सबसे क्लोज है भाई। सी वाले को सही करेंगे हम आंसर, और देखेंगे मोए मोए किस किस के साथ होता है, ये मुझे पता लगेगा कौन कौन बच्चा इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा। ले लो टिंडे, कुछ बच्चे थे। मदारा, वेरी गुड मदारा ने भाई, मदारा दिल से रेस्पेक्ट है आपके लिए, क्योंकि आपने ढंग से सॉल्व किया होगा ना, तभी आपका आंसर यहां पहुंचा होगा। देव, साहिल, विनय, अक्षत, गणेश, हिमांशु, फैजान भाई, वेदांत, वेदांत भाई, फैजान भाई, किशन भाई, वेरी गुड वेरी गुड। पृथ्वी जी ने डी दे दिया। देखो भैया आपने डी दे दिया क्योंकि वो क्लोजेस्ट नहीं था, तो ऑप्शन भी तो मिल रहा है यहां पर, ठीक है। हां अरमानदीप 33.37 है ना, ये इसके ही क्लोज है वो राज्य, समझे इस बात को? समझे नहीं समझे? तो भैया कुल मिला के बात यह है, इस चैप्टर में 2 सेक्टर के न्यूमेरिकल, 3 सेक्टर के न्यूमेरिकल, 4 सेक्टर के न्यूमेरिकल, यही पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, और चौथा है जीडीपी डिफ्लेटर के न्यूमेरिकल। इन सब से क्वेश्चन आएगा। 4 सेक्टर से आने के चांस कम रहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है। 2, 3 और जीडीपी डिफ्लेटर, 2-2 क्वेश्चन मान के चलो तो 6 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये क्रैक हो रहे हैं, समझे? अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के आपको लीडर बोर्ड दिखाता हूं। टॉप पे रहे हैं कृष्णा जैन, राजकुमार, प्रिंस, रोहित गुप्ता, नमन, ज्ञानेंद्र, ऋषभ, शुभम, विक्रम और लक्ष्मी। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास, है ना? मजा आ रहा, कह रही है आज तो मजा आ गया। हाँ अरमान कह रहा है सर आपने चीटिंग करी है। क्या बात कर रहे हो, चीटिंग करी है यार? ऐसा नहीं होता। हाँ ये वाला चैप्टर खत्म हो गया उस्ताद, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है जी। अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेता हूं, मुझे एक बात सिर्फ तुम ये बताओ, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हुए, एक बार क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो बताइए, तो मुझे बताओ नेशनल इनकम, देश की नेशनल इनकम पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव? एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, मान लो ऑप्शन दिया है ए, बढ़ेगी या कम हो जाएगी। सब चीजों को कांस्टेंट मानो, सिर्फ इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा। एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा है तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? देना जरा मुझे जवाब, तुम्हारे थॉट प्रोसेस क्या कहती है। लीडर बोर्ड अभी चेंज भी हो जाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब कमाई, इंपोर्ट का मतलब गया माल, गया 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 गया, है ना? इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, माल आएगा, एक्सपोर्ट होने से पैसा कमाएंगे तो नेशनल इनकम हमारी बढ़ेगी, मुझे तो लगता है। कह रहा सर आप कच्चे में क्यों पड़ा, पागल है क्या? ये पैंट पहन रखी है यार, क्या बात कर रहा है? बहुत खेलते हो यार। ओके अभी तो लीडर बोर्ड और बचा हुआ है, ए वाला राइट है यहां पर, इसके साथ जाएंगे। सबसे जल्दी आंसर दिया फरहान, वेदांत, मदारा, नमन। अभी तो मॉड्यूल के क्वेश्चन पकड़ लेते हैं इस यूनिट के, अगर आपको थोड़े भी चटपटे लगे तो मैं बता देता हूं। यूनिट 2 केनेजियन थ्योरी। देखो दोस्त इसकी बात कर लेते हैं, इसमें लिखा क्या है शुरू में। जब ये यूनिट स्टार्ट होती है तो यहां पर थोड़ी सी बातें की हुई है, कीन्स के बारे में बताया हुआ है। कहता है कीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है
इकोनॉमिक्स के अंदर। कहता है कीन्स ने बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कीन्स इंट्रोड्यूस्ड मैनी ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहता है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स में कीन्स ने बहुत सारे, चंदू भाई ये पढ़ना है अभी, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलप किए हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कुछ कठिनाइयां थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स को इसने आगे बढ़ाया है, यूं मान लो। कहता है जैसे कि रिलेशन ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इसने बताया, मल्टीप्लायर के बारे में कीन्स ने बताया, ठीक है, और कीन्स ने बताया शॉक्स टू एग्रीगेट डिमांड। शॉक का मतलब होता है चेंज, कि एग्रीगेट डिमांड में कभी भी चेंज आएगा, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, तो उसकी वजह से आउटपुट में भी शिफ्ट आ सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। तो कीन्स ने उसको एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई का मतलब एक्सप्लेन। कीन्स ने बताया, बिल्कुल बताया, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। कीन्स ने इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन बताया। कीन्स ने एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी दी, डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड। ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, इसको यहां पर स्टॉप करो, ये वहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है। कीन्स ने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन अफेक्टिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कीन्स कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी बदलता है। यह भी आने वाले चैप्टर्स में है, इस चैप्टर के अंदर इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है जी। कीन्स ने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर के मॉडल एक्सप्लेन किए हैं। बस इतनी बात हो गई। ये स्टार्टिंग इंट्रो था, वरना बच्चे बोलते सर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाया। फिर सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर का हमने कर लिया, सारा कर लिया, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी तो लीडर बोर्ड चेंज भी हो सकता है, ऐसी क्यों बात कर रहे हो। आ जाओ जी, ये आ गए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है केनेसियन मॉडल के हिसाब से, मतलब कीन्स के हिसाब से, मतलब जो भी तुमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो सब कीन्स का हिसाब ही है। कीन्स के हिसाब से इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट किस चीज से डिटरमाइन होता है, मतलब y की वैल्यू आप करते हो ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ये आउटपुट हमारी डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इट इज डिसाइडेड बाय द एग्रीगेट डिमांड, कीन्स का कहना यह था। दूसरा कहता है कीन्स बिलीव्ड दैट इकोनॉमी में अटेन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है, जी हां कर सकती है। कब? जब एडी और एएस बराबर हो। तो कहता है इसके लिए इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी नहीं है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकती है और बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकती है। जैसे कि देखो, मैं मान लो बोलता हूं जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जैसा देश जिसके अंदर 100 लोग रहते हैं, नौकरी मिली है 40 लोगों को, इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये 40 लोग 100 लोगों के डिमांड को फुलफिल कर देते हैं। यानी ये 40 लोग इतना प्रोडक्शन कर देते हैं कि 100 लोगों की डिमांड को फुलफिल कर दे। तो यहां का जो प्रोडक्शन है यानी एग्रीगेट सप्लाई है, वो इस देश की एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो सकते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई लेन देन नहीं है। तो कहता है इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है और बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है। ये डिफ्लेशनरी गैप में दिखाते हैं, ये इन्फ्लेशनरी गैप में दिखाते हैं। तो डी वाला यहां पर सही आंसर है, ठीक है। तुक्कम तुक्की नहीं करने, ऑप्शन गलत वलत मत बोलो, ठीक है। कीन्स भाई साहब कहते थे हमारा कंजम्पशन किस चीज पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन भैया इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इधर इनकम ऑप्शन में नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम है, तो डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा करेक्ट है क्योंकि प्योर खर्चे की इनकम है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं, और कौन सा आपको मुश्किल क्वेश्चन मिल सकता है। ये सब लप्पू क्वेश्चन है, लप्पू लप्पू तो डे सब मैंने करा रखे हैं आपको क्लास में। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। चलो जी 10th क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दे दो, मैं यहां पर पोल भी चालू कर रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर देंगे। टाइमलेस पोल है, पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन। कहता है इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ। भैया क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? 2 सेक्टर इकोनॉमी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, 3 सेक्टर इकोनॉमी भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं देखते हैं, जो दिया होगा हम उसकी बात करते हैं। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपोर्ट, तो क्लोज्ड में तो एक्सपोर्ट आता ही नहीं है, गलत हो गया। देखो जी एक्सपोर्ट कहां का है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये 3 सेक्टर इकोनॉमी में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इधर मेरे को दिख रहा है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है तो गलत हो गया, एक्सपोर्ट तो ओपन इकोनॉमी में आता है, एक्सपोर्ट यहां पर भी है तो गलत हो गया। सी और आई 2 सेक्टर इकोनॉमी, वो भी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, वो ऑप्शन है ही नहीं। तो सी आई जी 3 सेक्टर इकोनॉमी है, ये भी क्लोज्ड ही होती है। क्लोज्ड उसको बोलते हैं जिसमें फॉरेन सेक्टर नहीं आता, एक्सपोर्ट नहीं आता। तो बी वाला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले के साथ जाएंगे, ज्यादातर बच्चे सही हैं। सबसे जल्दी फरहान, वेदांत और मदारा। ठीक है, 10वें का आंसर देख लेते हैं। 10वें का आंसर भी बी आ रहा है, बी सही हो गया। एक बच्चे ने बोला सर 7वें का भी बता दो। अबे यार ये मैं नहीं बताऊंगा 7वें का, यार क्या बात कर रहे हो। चलो 7वें का बता देते हैं, टाइमलेस पोल लगा देते हैं, लीडर बोर्ड चेंज हो सकता है क्या पता। कंजम्पशन की वैल्यू दी हुई है ये, ठीक है। कहता है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बाय 100 विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना चेंज होगा, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है भाई। आप पहले ये देखो, ये दिया हुआ बी, मल्टीप्लायर निकालना 1/1 माइनस बी करके, आंसर आएगा 2 मल्टीप्लायर का। फिर लिखना मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन, नहीं ये नहीं लिखना, मल्टीप्लायर आ गया मल्टीप्लायर निकालने की जरूरत नहीं थी यार, ये एमपीसी है ना, आप सीधा लिखते एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, चेंज इन इनकम की वैल्यू 100 गिवन है, 100 यहां आ जाता, इसको मल्टीप्लाई करते तो 50 आंसर आता। 50 ये रहा सी वाला, इसके साथ चले जाते। बस बहुत हो चुका, सी वाला। सबसे जल्दी नरूतो, कपिल, मदारा। अरे वाह, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर भी 7th का भी सी आ रहा है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। ठीक है दोस्त, मेरी तरफ से ये वाली यूनिट खत्म हो चुकी है। अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा। एक बार फ्रेश लीडर बोर्ड दिखा देता हूं बच्चों को। नंबर 1 पे रहे कृष्णा जैन, फिर प्रिंस, फिर ज्ञानेंद्र, फिर ऋषभ, फिर शुभम, फिर सोफिया, फिर भूमि, फिर मल्लिन, फिर दिव्या, फिर गुड़िया कुमारी। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। लव यू एवरीवन, बहुत मजा आया। MCQ 2 में आंसर, अदिति क्या बोल रही हो, MCQ 2 में आंसर बी दिया हुआ, क्या बात कर रही हो। पहले 2 तो देख ले हम कौन सा क्वेश्चन है। ओए 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 ओए, ओके 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 यार, देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लैंग्वेज गलत पढ़ ली। मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है और बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है, ये दोनों बातें ठीक है। तो मैंने इसको ये पढ़ लिया था, मैंने ओनली वर्ड पढ़ा ही नहीं था। तो यार सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होता, बिलो पे भी हो सकता है और फुल पे भी हो सकता है, इसलिए बी वाला राइट आंसर है। और मैंने ये पोल में भी नहीं दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड लवेश भाई, बहुत सही पकड़े। रिया कह रही है सर सोई नहीं का शाम को। अरे सोई नहीं शाम को भाई, पूरी इंटर की वो तैयारियां चल रही थी, सारे मीट में लगे हुए थे रात को। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। एक बात ध्यान रखना, प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय बाय।